Namaskar and welcome back to our channel. INS Vikramaditya. INS Vikramaditya is the pride of India. INS Vikramaditya is the pride of Indian Navy. INS Vikramaditya is the pride of the people of India. It is like the throne of the king of Indian Ocean, and that is Indian Navy. In this video, we will talk about INS Vikramaditya and the two aircraft carrier of Indian Navy. So let's start our video. So INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत ये हमारे देश के दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें से INS विक्रमादित्य को हमने रसिया से खरीदा था 2013 में। तो आइए हम इसके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि क्यों ये इंडियन नेवी के लिए इतना खास है। इंडिया हैज टू एयरक्राफ्ट कैरियर, फर्स्ट INS विक्रमादित्य एंड द सेकंड INS विक्रांत, जिसको हमने इंडिजिनसली अपने देश में डेवलप किया था INS विक्रांत को। और INS विक्रमादित्य जो है एक फ्लैगशिप इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको हमने रसिया से खरीदा था 2013 में। एंड इट इज़ मॉडिफाइड कीव क्लास, हम कह सकते हैं जो रसिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसको हमने INS विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, जिसको हमने 2013 में खरीदा था, वो क्यू क्लास का कैरियर है। जैसे कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कि जो शिप होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, वो एक क्लास के अंदर बनाए जाते हैं कि उनके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है। तो उसी तरह जो ये हमारा INS विक्रमादित्य है वो क्यू क्लास का सबमरीन है। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो लगभग 45,400 टन का है, यानी कि इस पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर का जो वेट है वो 45,400 टन का है। इसका जो लेंथ है वो 284 मीटर है और इसकी स्पीड लगभग 30 नॉट्स की है। अगर किलोमीटर में बात करें तो 56 किलोमीटर पर आवर है। और रेंज की बात करें तो अगर 18 नॉट की स्पीड पे ये चलता है तो 13,500 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करता है एक सेल में। इसमें क्रू कैपेसिटी क्या है तो इसमें 1600 क्रू विथ ऑफिसर्स इसके साथ कैरी कर सकता है ये अपने साथ। और इसके फ्लाइट डेक की बात करें तो इसमें स्किप जंप एंड टेक ऑफ सिस्टम लगाए गए हैं, यानी कि जैसे जो ये होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसकी लंबाई बहुत कम होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 284 मीटर का। तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो इतने छोटे से एरिया पे जंप टेक ऑफ नहीं कर सकते, तो इसके लिए इसमें इसकी जंप का यूज किया जाता है, जिसमें से इसको जो एयरक्राफ्ट होते हैं एयरक्राफ्ट को अलग से मोमेंटम प्रोवाइड किया जाता है। उसमें कुछ इक्विपमेंट लगे होते हैं, कुछ जंपिंग के लिए लगे होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्की जंप। तो इससे जो एयरक्राफ्ट होते हैं एयरक्राफ्ट तेजी से टेक ऑफ कर पाते हैं। और क्योंकि जब उनको लैंड करना होता है तो इतने छोटे से एरिया पे लैंड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसके लिए टेक ऑफ के लिए एक अरेस्टर सिस्टम लगाया जाता है। मतलब कि जब लैंड करते हैं तो लैंड के साथ साथ जब यहाँ पे मान लीजिए वो लैंड कर रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे कुछ केबल जैसे लगे होंगे 2-3 जगह पे। तो जब ये लैंड करेंगे एयरक्राफ्ट तो उनके पीछे एक हुक जैसा लगा रहता है। एयरक्राफ्ट जब लैंड करेंगे तो इनके पीछे एक ये हुक गिरा देते हैं, वो हुक इसमें फंस जाता है इस केबल में, और यहाँ पे आने तक ये रुक जाते हैं, मतलब यहाँ तक ट्रेवल नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर स्की जंप और अरेस्टेड लैंडिंग का 2 सिस्टम लगा होता है, जिससे कि टेक ऑफ करने में और लैंड करने में बहुत ज़्यादा मदद होता है। तो INS विक्रमादित्य के पास ये कैपेबिलिटी है। INS विक्रमादित्य के और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मैक्सिमम रेंज ये 7,000 नॉटिकल माइल का दे सकता है 18 नॉट की स्पीड पे, और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 30 नॉट की है। जो अगर हम बात करें समुद्र में या फिर ओशियंस में, तो जो हम स्पीड को नापते हैं वो हम नॉट में नापते हैं, यानी कि ऐसे 30 नॉट है। जैसे हम ज़मीन पे नापते हैं माइल्स में या फिर किलोमीटर में, तो इसको नापा जाता है नॉट में। इसमें कैपेसिटी है 34 एयरक्राफ्ट कैरियर को ये अपने साथ कैरी कर सकता है, जिसमें से 10 हेलीकॉप्टर्स को भी ये कैरी कर सकता है। जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो सबमरीन के रिकॉनेसेंस में या फिर कुछ खोजबीन करना है ओशियन में, तो ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अपने साथ ये लगभग 1600 क्रू और सेलर्स को कैरी कर सकता है। और इसमें कई सारे मिसाइल जैसे बराक मिसाइल लगे होते हैं जो इसको एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा होता है तो इसके पूरे फ्लीट में और कई सारे डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट्स इसके साथ चलते हैं इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए। एयरक्राफ्ट कौन से एयरक्राफ्ट और कितने कैरी कर सकता है, तो इंडियन नेवी के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट के ऊपर लैंड होने वाला जो एयरक्राफ्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है MiG-29 के, या फिर हम कहें कि इकलौता MiG-29 के ही है जो इंडियन नेवी के पास है, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड हो सकता है। तो ये MiG-29 के है। और इस समय हम फ्रांस से रफाल एम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। रफाल एम में क्या होगा, रफाल जो होता है वो रफाल एम जो है वो रफाल का मरीन वेरिएंट है, यानी कि उसका नेवी वेरिएंट है। जो हम अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं INS विक्रांत जो हमने बनाए हैं, तो INS विक्रांत के ऊपर रफाल एम को लैंड किया जाएगा, यानी कि उसके लिए खरीदा जा रहा है। और बात करें तो इसमें हेलीकॉप्टर जैसे कमाओ के A31 एवेक्स जो होता है वो सर्विलांस प्रोवाइड करते हैं। एक बड़ा सा एक बड़ा सा समझ लीजिए कि आप जैसे प्लेन होता है, उस प्लेन के ऊपर एक बड़ा सा रडार लगा दिया जाता है जो कि पूरे 360 डिग्री या फिर 270 डिग्री या फिर 360 डिग्री जैसे भी उसकी कैपेबिलिटी होती है, वो उतने एरिया में आपको एयर सर्विलांस प्रोवाइड करता है।
साथ ही साथ इसमें कमाओ K-28 भी लगा रहता है। और इसमें जो एयरक्राफ्ट है जैसे HL ध्रुवा, HL ध्रुवा वो इंडियन नेवी का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है और ये यूटिलिटी हेलीकॉप्टर इसके ऊपर लैंड किया जा सकता है, यानी कि इसमें लगभग 10 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लैंड करा सकते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें तो 36 से 40 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को लेके ये कैरी कर सकता है। इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया था अरेस्टेड लैंडिंग, तो अरेस्टेड लैंडिंग में यही होता है कि यहाँ पे देखिए केबल्स लगे हुए हैं और जब ये यहाँ पे लैंड करता है एयरक्राफ्ट, ये MiG-29 के है, ये MiG-29 जैसे कि है, तो यहाँ पे इसके पीछे एक हुक लगा रहता है और इस हुक में ये केबल फंस जाता है और इसको रोक देता है। और जब ये टेक ऑफ करने वाला होता है तो यहाँ पे टेक ऑफ के लिए यहाँ पे ऐसे आता है और यहाँ पे एक टाइप का समझिए हुक ही लगा रहता है जो इसको आगे बढ़ाने में और लिफ्ट कराने में मदद करता है। मतलब इसकी स्पीड बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा इसको कर देता है, जिससे ये आसानी से टेक ऑफ कर पाता है। तो इसकी जंप का और अरेस्टेड लैंडिंग का ये कॉन्सेप्ट होता है, तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है इसके अंदर। अगर इसमें लगने वाले वेपन्स की बात करें तो इसमें बराक 1 मिसाइल को लगाया जाता है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसको हमने इजराइल के साथ मिलकर बनाया था बराक 1 मिसाइल। इसमें AK-630 क्लोज वेपन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। समझिए एक टाइप का ये गन होता है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगा रहता है। इसमें एडवांस सेंसर और रडार्स लगे होते हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के लिए इसमें कई सारे एडवांस इक्विपमेंट लगे होते हैं जो इसको 360 डिग्री का कवरेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब इसको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी टाइप के हैकिंग से। अगर अरेस्टेड लैंडिंग की बात करें, जैसे भी मैंने बताया अरेस्टेड लैंडिंग और इसकी जंप टेक ऑफ, तो इसमें इसकी जंप रैंप एट फ्रंट लगा हुआ होता है कि मतलब इसकी जंप करेगा तो ये उसको ऊपर उठा देगा। साथ ही साथ ये हेल्प करता है जेट को टेक ऑफ में, जो टेक ऑफ में हेल्प करता है वही अरेस्टेड लैंडिंग होता है। अरेस्टेड वायर एट रेयर कैचेस एयरक्राफ्ट ड्यूरिंग लैंडिंग। जब एयरक्राफ्ट लैंड होता है तो ये जो वायर होते हैं अरेस्टेड वायर वो उसको कैच कर लेते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और ये रुक जाता है। नोन एज STOBR मतलब स्टोबार। स्टोबार का मतलब होता है शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी, शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। तो इसमें स्टोबार सिस्टम का यूज किया जाता है कंबाइंड रूप से कहें तो। देखिए इस तरह से एक MiG-29 लैंड हो रहा है और यहाँ पे जब ये लैंड होगा तो यहाँ पे केबल लगे होते हैं 3-4 और उस केबल में ये फंस जाता है, तो इस तरह से ये रुक जाता है। और अगर इससे बात करें रोल को, आईएनएस विक्रमादित्य का जो रोल होगा वो क्या होगा, तो देखिए अगर हमारे पास 2 या 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं तो एक एयरक्राफ्ट इंडियन ओशियन में खड़ा रहेगा और इंडियन ओशियन में जब ये खड़ा रहेगा तो पूरे इंडियन ओशियन को इससे सुरक्षा प्रोवाइड करेगा। दूसरा एयरक्राफ्ट साउथ चाइना सी में चला जाएगा क्योंकि इस समय चाइना हमारे लिए एक थ्रेट है। तो अगर साउथ चाइना सी में हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर जाके वहाँ पे खड़ा रहता है तो हम चाइना के ऊपर पूरी तरीके से निगरानी कर सकते हैं, उनके ऊपर सर्विलांस रख सकते हैं। और हमारे पास इस समय जो प्लानिंग चल रहा है वो एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का प्लानिंग चल रहा है जिसे हम कह रहे हैं आईएनएस विशाल। अगर आईएनएस विशाल बन जाता है तो ये आईएनएस विशाल पूरे दुनिया में घूमेगा, एक खड़ा हो जाएगा इंडियन ओशियन में, दूसरा साउथ चाइना सी में और तीसरा जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा वो पूरे ग्लोब पे हर जगह पे घूमेगा और ये पूरे दुनिया को ये बताएगा कि इंडियन नेवी का डोमिनेंस सिर्फ अब एक रीजन में नहीं बल्कि पूरे ग्लोब पे है, पूरे ग्लोब के वाटर पे है। तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा एज प्रोवाइड करेगा। इंडियन नेवी जो इस समय एक रीजनल या फिर वाटर इंडियन नेवी की ब्लू नेवी है, अब ये पूरे ब्लू नेवी बन जाएगी, मतलब ब्लू नेवी जो पूरे दुनिया के ऊपर पूरे ग्लोब के ऊपर अपने शासन को आधिपत्य दिखाता हो। तो इस तरह से हमारी जो इंडियन नेवी है एक ब्लू नेवी बन जाएगी। इसीलिए आईएनएस विशाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और एक्सटेंडेड इंडियाज मैरीटाइम पावर यूज करेगा और इंसर्ट करता है डोमिनेंस इन इंडियन ओशियन रीजन, कैन सपोर्ट स्ट्राइक मिशन, सर्विलांस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड डिजास्टर रिलीफ। दुनिया में कहीं भी रिलीफ होगा तो अगर हमारे पास 3-4 एयरक्राफ्ट कैरियर है तो हम आसानी से पहुंच के उनको हम खाद्य सामग्री प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्विलांस में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ये कई तरीके से एयरक्राफ्ट कैरियर वर्क करते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर समझ लीजिए एक फ्लोटिंग सिटी होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेपन्स चीज़ें लगाई जाती है। ये है एक आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। तो इंडिया के पास इस समय 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और चाइना के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो तीसरा बना रहा है जो अभी डेवलपिंग फेज में है। लेकिन इंडिया अभी अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना नहीं रहा है, अभी उसके ऊपर बस काम चल रहा है। और जो सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके पास है तो वो है यूएस के पास लगभग 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो आई थिंक आपको एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा और आईएनएस विक्रमादित्य के बारे में समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आईएनएस विक्रांत के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।